बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं फ़िज़ान अहमद और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं एक्सपर्ट मैथमेटिशियन। आज हम एक नए टॉपिक का आगाज़ करेंगे, एक नए सब्जेक्ट का आगाज़ करेंगे जिसका नाम है फ्लूइड मैकेनिक्स। इसका पहला लेक्चर है और पहला ही चैप्टर है जिसका नाम है फ्लूइड एंड देयर प्रॉपर्टीज़। इसका आगाज़ करते हैं, आज का इंट्रोडक्शन देखते हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होती है? पहले हम मैकेनिक्स पढ़ते आ रहे हैं, अब एक फ्लूइड साथ एक वर्ड अटैच हो गया है, तो मैकेनिक्स क्या होती है उसके बारे में आपको बता देता हूँ। मैकेनिक्स एक्चुअली अ ब्रांच ऑफ फिजिकल मैथमेटिक्स, जिसमें हम डील करते हैं कोई एक बॉडी दो तरह की मोशन पोजेस करती है, एक रेस्ट और एक मोशन के अंदर, यानी एक रेस्ट के अंदर है और एक मोशन के अंदर है। तो दो बिहेवियर यानी टू बिहेवियर पोजेस बाय एनी बॉडी। तो उसमें हम जो चीज़ डिस्कस करते हैं, जिसके साथ डील करते हैं, वो एक ब्रांच ऑफ फिजिकल मैथमेटिक्स जिसे हम नाम देते हैं मैकेनिक्स का। ठीक है, अब यहाँ पर एक नया वर्ड अटैच हो गया, फ्लूइड। फ्लूइड क्या होता है? फ्लूइड मैकेनिक्स क्या है? ये भी एक ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स है, यानी मैकेनिक्स से ये ही सब ब्रांच ही है। ठीक है, तो दैट डील्स विद बिहेवियर ऑफ फ्लूइड, जिसमें हम फ्लूइड का बिहेवियर देखेंगे, लिक्विड और गैस। फ्लूइड क्या होता है? गैस की शक्ल में, लिक्विड की शक्ल में, और किस पोजीशंस पर किस तरह बिहेवियर होगा इसका, रेस्ट की शक्ल में या फिर मोशन की हालत में। तो इसकी तीन कैटेगरीज हैं आगे: फ्लूइड स्टैटिक, फ्लूइड काइनेमेटिक और फ्लूइड डायनामिक। अच्छा, फ्लूइड स्टैटिक क्या होता है? स्टैटिक लफ्ज़ से ही आपको समझ आ रही है कि रेस्ट पोजीशन पर है, तो डील्स विद द स्टडी ऑफ फ्लूइड। यानी अगर हम पानी की बात करें तो फॉर एग्जांपल एक नहर है जो कि रुकी हुई है, तो उसमें पानी एक रेस्ट पोजीशन पे है, वो क्या बिहेवियर शो करता है, हम इस ब्रांच ऑफ यानी इस कैटेगरी में हम इसका स्टैटिक पोजीशन में देखते हैं। अब आगे है फ्लूइड काइनेमेटिक। अब यहाँ पर है तो डिस्कस मोशन में, लेकिन हम इसमें फोर्स को कंसीडर नहीं करेंगे। हम ये देखेंगे कि दूसरे कौन से फैक्टर हैं जो बॉडी को मूव करवा रहे हैं। ठीक है, कौन से दूसरे फैक्टर हैं जो बॉडी को या फ्लूइड बॉडी को या फ्लूइड को मूव करवा रहे हैं। और दूसरी तरफ फ्लूइड डायनामिक्स वो कैटेगरी है, इसमें भी हम मोशन को ही डिस्कस करते हैं, किसी एक फ्लूइड का मोशन, लेकिन हम इसमें फोर्स को भी कंसीडर करेंगे और दूसरे फैक्टर भी हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, अब ये तो चीज़ें आपको समझ आ गई कि फ्लूइड स्टैटिक क्या होता है, फ्लूइड काइनेमेटिक क्या होता है और फ्लूइड डायनामिक क्या होता है। ये तीन मेजर चीज़ें हैं, हम तीन मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं, हम इस फ्लूइड मैकेनिक्स में इन तीनों पर ही डिस्कशन करेंगे, इन्हीं तीनों पर आगे डिटेल में डिस्कशन होगी। अच्छा, एक क्वेश्चन आप लोगों के जहन में भी आ रहा होगा और मेरे जहन में भी आ रहा था जब मैं पढ़ता था, और कईयों ने मुझसे भी पूछा। तो ये क्वेश्चन ये है कि वाई शुड वी स्टडी द फ्लूइड मैकेनिक्स? हमें ये ज़रूरत क्यों पेश आई कि हम फ्लूइड मैकेनिक्स को पढ़ें? ठीक है, क्यों ज़रूरत पेश आई? अब किसी न किसी, जो भी आप काम करते हैं ज़रूरत की वजह से करते हैं, कोई फजूल में कोई काम तो नहीं ना करता, कोई ना कोई उसको उससे कोई बेनिफिट ही होता है ना, या कोई ना कोई उसमें से कोई एक अजम्पशंस या कोई एक नई थ्योरी बनती है। तो ये क्वेश्चन है जिसका जवाब कई बुक्स में से था और मैंने भी इसका एक आंसर निकाला है कि दुनिया में अगर आप ज़मीन की तरफ देखें, अर्थ में जो ज़्यादातर पोर्शन है ज़मीन का वो पानी पर है। ठीक है, जैसे यहाँ पर थ्योरी में भी लिखा हुआ है, इफ़ वन कैजुअली लुक अराउंड, क्या अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें, मोस्ट थिंग्स सीम्स टू बी सॉलिड, ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो दिखने में सॉलिड हैं। बट व्हेन वन थिंक ऑफ ओशंस, द एटमॉस्फेयर or on put into space, it becomes rather obvious that large portion of the earth's surface, कि ज़मीन का जो हिस्सा है and of entire universe is in fluid state, यानी कि ज़मीन का जो ज़्यादातर हिस्सा है वो पानी पे है और यूनिवर्स जो है वो ज़्यादातर फ्लूइड स्टेट में है। ठीक है, therefore it becomes essential for scientists and engineers to know something about the fluid mechanics। अब ये बात ज़रूरी हो गई क्योंकि ज़्यादातर ज़मीन का जो पोर्शन है वहाँ पर फ्लूइड है, यानी कि इंटायर यूनिवर्स इज़ इन फ्लूइड स्टेट है, और ज़मीन का जो ज़्यादातर हिस्सा है वो भी जो है वो फ्लूइड है। तो क्या है
कि ये साइंटिस्ट और इंजीनियर्स के लिए एक असेंशियल चीज़ है जो कि इसके बारे में जान सकें। ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स की ज़रूरत पड़ने की ज़रूरत क्यों पेश आई? क्योंकि ज़मीन का ज़्यादातर हिस्सा फ्लूइड स्टेट में है, और क्योंकि पानी में है, और इसी तरह गैसियस स्टेट में है, सॉलिड मटेरियल कम है। तो इस वजह से जो साइंटिस्ट और इंजीनियर्स हैं उन्हें ये चीज़ ज़रूरी लगी कि इस सब्जेक्ट को इस बारे में भी डिस्कस किया जाए। ठीक है, आगे हम चलते हैं एप्लीकेशंस ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स। एप्लीकेशंस क्या है? एप्लीकेशन का मतलब ये होता है कि इसका यूज़ किन किन जगह पर है। ठीक है, कोई काम हम कर रहे हैं तो उसका यूज़ भी तो हमें पता होना चाहिए ना कि कहाँ पर हम इसका यूज़ कर रहे हैं। There are many applications of fluid make it one of the most important and fundamental in almost all the engineering and applied scientific studies, such as the applied mathematics. Applied mathematics के अंदर इसका बड़ा अहम रोल है। प्लाज्मा फिजिक्स, जियोफिजिक्स, बायोफिजिक्स, physical chemistry and experimental aspects of fluid mechanics are studied through the various disciplines of engineering. The flow of fluid in pipes and channels मेक फ्लूइड मैकेनिक्स ऑफ इम्पोर्टेंट टू सिविल इंजीनियरिंग। अब देखो सिविल इंजीनियरिंग क्या होता है? जो कंस्ट्रक्शन के लिए। अब ये देखो, अगर फ्लूइड मैकेनिक्स ना होती तो सिविल इंजीनियरिंग यानी कि जो पाइप फ्लो करना था, पाइप में से जो पानी फ्लो करता है, तो यानी कि पाइपलाइन सही नहीं होती। तो अगर ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? सारा सिविल इंजीनियरिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो सारा इस फ्लूइड मैकेनिक्स से ही है। द यूटिलाइज द रिजल्ट ऑफ द फ्लूइड मैकेनिक्स टू अंडरस्टैंड द ट्रांसपोर्ट ऑफ रिवर सेडिमेंट्स एंड irrigation channels and the pollution of air, water, and to design the pipeline system, flood control system and dams. अब ये fluid mechanics पर ही सारी इसका यूज़ होता है। The study of fluid machinery such as pumps, fans and blowers, windmills, एयर कंप्रेसर, हीट एक्सचेंजर, जेट एंड रॉकेट इंजन्स, सारी चीज़ें इस पर लिखी हुई हैं। यानी कि इसकी सारी ये एप्लीकेशंस हैं, यानी इन जगह पर फ्लूइड मैकेनिक्स जो है वो यूज़ होती है। आगे अगर चलें तो हम यहाँ पर ये सारा आप पढ़ लेंगे, नोट्स में अगर यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा लिंक, वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं। आगे मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है। मैटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट, इस बारे में तो हमें पता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। एक प्लाज्मा भी है लेकिन वो एक सॉलिड के अंदर ही वो आ जाती। ईच स्टेट कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी हर स्टेट में लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, विच अट्रैक्ट ईच अदर, जो कि एक दूसरे को अटैच करते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। इन सॉलिड द मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल इज स्लाइड, जो मूवमेंट है हर एक मॉलिक्यूल की वो स्लाइड है सॉलिड में, क्योंकि वो कम ही मूव करते हैं। बिकॉज द मॉलिक्यूल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज, अट्रैक्टिव फोर्सेज आर स्ट्रॉन्ग इन सॉलिड, आर वेरी स्ट्रॉन्ग, विच गिव दम प्रॉपर्टी ऑफ द रिजिडिटी। अब रिजिड बॉडी का कंसेप्ट भी सॉलिड से ही आया कि उसमें पार्टिकल्स जो हैं या मॉलिक्यूल्स जो हैं, या उसमें आप रिजिड बॉडी में पार्टिकल्स नाम देते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर मॉलिक्यूल भी वही कॉन्सेप्ट है, मॉलिक्यूल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, तो यानी कि स्लाइटली मूवमेंट होती है, तो वो आपको प्रॉपर्टी ऑफ रिजिडिटी जो सॉलिड में नज़र आती है। द मॉलिक्यूल इन सॉलिड हैव फिक्स्ड एवरेज पोजीशन, यानी उनकी जो पोजीशन है वो फिक्स्ड होती है, डू नॉट रेडियली मूव, मोर अट्रैक्टिव टू ईच अदर। इन लिक्विड द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इज हाई, यानी कि लिक्विड के अंदर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट जो है वो हाई होती है, बिकॉज दे आर नॉट क्लोज टू ईच अदर, यानी उसमें स्पेसिस मौजूद होती हैं। होएवर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज आर वीकर, अब चूंकि उनमें स्पेसिस मौजूद होंगी तो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ अट्रैक्ट नहीं होगा, तो उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होंगी वो वीक होंगी, बट सफिशिएंट टू कीप द लिक्विड टुगेदर इन डेफिनेट वॉल्यूम। यानी जब भी हम किसी लिक्विड को किसी एक डेफिनेट वॉल्यूम यानी ग्लास के अंदर किसी पानी को डालते हैं, तो वो जो है वो तो एक दूसरे के साथ ही अटैच रहते हैं, लेकिन अगर कहीं बड़े बर्तन के अंदर या ज़मीन पर पानी को गिराएं तो वो तो जो है वो यानी वहाँ पर तो स्पेसिस ज़्यादा होंगी मॉलिक्यूल्स के दरमियान। इन गैसेस द मॉलिक्यूल मूवमेंट इज़ वेरी मच ग्रेटर बिकॉज द मॉलिक्यूल्स आर रिलेटिवली फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। गैस के हवाले से अगर बात करें तो मॉलिक्यूल्स हैं एक दूसरे से काफ़ी दूर होते हैं। कॉन्सिक्वेंटली द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज आर एक्सट्रीमली स्मॉल इन गैसेस, यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज जो हैं वो बहुत कम होती हैं गैस के दरमियान। Thus the molecules of a liquid or gas more may continuously change their position relative to another, यानी ये अपनी पोजीशन चेंज करते रहते हैं। अब हम देखेंगे
कि ये पोजीशन क्यों चेंज करते रहते हैं, किस बिहेवियर की बिना पर चेंज करते हैं, वो आगे हम देखते हैं। अच्छा, आगे फ्लूइड की डेफिनेशन करते हैं। फ्लूइड एक ऐसा सब्सटेंस है जो डीफॉर्म हो जाएगा, कंटिन्यूसली डीफॉर्म होता रहता है वैन हम अगर हम इस पर कोई शेयर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं। शेयर स्ट्रेस टेंजेंशियल फोर्स भी कहते हैं और इसे हम प्रेशर भी कह सकते हैं। नो मैटर हाउ स्मॉल द शेयर स्ट्रेस में बी, यानी कि ये ज़रूरी नहीं है कि कितना शेयर स्ट्रेस स्मॉल हो, अगर छोटी सी शेयर स्ट्रेस भी लगाने से या टेंजेंशियल फोर्स को लगाने से अगर आपका फ्लूइड सब्सटेंस डीफॉर्म होता रहता है तो इसका मतलब है कि ये सब्सटेंस अगर कोई डीफॉर्म होता रहता है तो इसका मतलब है ये फ्लूइड है। तो फ्लूइड की डेफिनेशन क्या हो गई कि एक ऐसा सब्सटेंस है जो डीफॉर्म होता रहेगा कंटिन्यूसली बार बार व्हेन इट्स सब्जेक्टेड टू शेयर स्ट्रेस, जब आप उस पर कोई शेयर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं। इसको सिंपल अल्फाज में अगर डेफिनेशन को देखें कि अगर कोई सब्सटेंस विच इज़ कैपेबल ऑफ फ्लोइंग, यानी एक सब्सटेंस अगर कोई ऐसी उसमें ताकत है जो कि फ़्लो हो सके और विच कन्फॉर्म टू कंटेनिंग वेसल, ठीक है, तो यानी कि एक ऐसा सब्सटेंस विच कंटिन्यूसली फ्लोइंग, अगर उसमें एक कैपेबिलिटी है फ़्लो करने की, जैसे गैस की अगर बात करें या लिक्विड पानी की अगर बात करें तो पानी को अगर आप गिराते हैं तो उसमें एक ऐसी एबिलिटी है फ़्लो कर सके, ठीक है, तो वो एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि जिसको हम क्या कहेंगे, वो फ्लूइड है। फ्लूइड की डेफिनेशन आपको समझ आ गई होगी। फ्लूइड यूजुअली डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। फ्लूइड जो एक्चुअली दो ग्रुप्स होते हैं, या तो गैस होगा या तो लिक्विड में होगा। अ गिवन मास ऑफ अ लिक्विड एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर हैज़ डेफिनेट वॉल्यूम, नो स्पेसिफिक शेप, when placed in open container will take the under the action of gravity, the form of lower part of the body will be bounded above. The container is greater than that of liquid. A given mass of a gas, on the other hand, has no set volume, shape, and will ultimately fill any closed space to which it has access, therefore does not form a free surface. अच्छा, ये बात इस पैराग्राफ में ये कह रहा है, डायग्राम से अगर आप समझें तो दो कंटेनर हमने लिए हैं जो कि क्लोज्ड हैं ऊपर से, ठीक है। अब एक कंटेनर जो है उसमें लिक्विड रखा है और दूसरे में गैस रखा है, ठीक है। तो लिक्विड वाले में वो बात कर रहा है कि एक उस पर सरफेस बन जाएगी और ऊपर एक कुछ फ्री सरफेस रहेगी, ठीक है, क्योंकि लिक्विड जो है इसका मास ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू गैस से। तो अगर आप गैस की अगर बात करें तो एक क्लोज्ड सिलेंडर या कंटेनर में अगर बंद किया गैस को तो उसमें कोई फ्री स्पेस नहीं रहेगी, ठीक है। तो यही चीज़ इसने यहाँ पर बताई है। आगे अगर चलें तो आगे अगर हम चलते हैं तो यहाँ पर क्या कह रहा है, कंटिन्यूम हाइपोथेसिस। कंटिन्यूम हाइपोथेसिस क्या होता है कि अगर कोई कंटिन्यूम हाइपोथेसिस ये है कि जब हम किसी फ्लूइड सब्सटेंस को एग्जामिन करते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर, यानी अगर पानी का कोई हमने एक ड्रॉप लिया या कोई भी फ्लूइड है, अल्कोहल है, उसको अगर माइक्रोस्कोप पे टेस्ट करते हैं तो ड्यू टू द एनालिसिस थ्रू द माइक्रोस्कोप हमें यह पता चलता है कि उसके दरमियान जो है कुछ फ्री स्पेसिस मौजूद हैं या एम्प्टी स्पेसिस, ठीक है। तो हम चूँकि उसके दरमियान कुछ एम्प्टी स्पेस है यानी कुछ डिस्टेंस है कुछ मॉलिक्यूल्स के दरमियान, वी से डैट द फ्लूइड इज डिस्ट्रीब्यूटेड डिस्क्रीटली। डिस्क्रीटली का मतलब होता है कि उसमें कुछ ना कुछ स्पेसिस मौजूद हैं एंड नॉट कंटिन्यूसली। दस इन प्रिंसिपल it is important to study the properties of fluid from the molecule point of view. However, in establishing the mathematical model, जब हम उसमें mathematical model establish करना चाहेंगे, the molecular structure of fluid is in general of no interest, यानी कि उसमें molecular हमें structure का कोई भी लेना देना नहीं है। It is therefore more convenient to treat the fluid as a continuum. अब continuum का मतलब ये होता है कि a continuous distribution of fluid with no empty space, यानी कि हम यह कंसिडर करेंगे कि उस फ्लूइड के अंदर उस मॉलिक्यूल्स के दरमियान उस फ्लूइड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्पेसिस जो हैं वो एम्प्टी हैं, क्योंकि हमें इन स्पेसिस से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। हमें स्ट्रक्चर ऑफ फ्लूइड से कोई लेना देना नहीं है जब हम मैथमेटिकल मॉडल को एस्टैब्लिश करेंगे, ठीक है। यही यहाँ पर थ्योरी एक्सप्लेन की गई है। सो डैट द पॉइंट वी डिस्क्राइब अ यूनिक वेलोसिटी और यूनिक प्रेशर एंड यूनिक डेंसिटी, यानी उस पॉइंट पर हम एक यूनिक वेलोसिटी फंक्शन, प्रेशर का फंक्शन और डेंसिटी फंक्शन डिफाइन करेंगे जब हम उसमें ये कंसीडर कर लेंगे कि इनके दरमियान जो स्पेसिस हैं वो एम्प्टी स्पेसिस नहीं हैं,
ठीक है, क्योंकि कॉन्टिन्यूम हाइपोथेसिस यही चीज़ है कि हम उसमें कंसीडर कर लेंगे कि मैथमेटिकल मॉडल को एस्टेब्लिश करने के लिए कि इनके दरमियान जो स्पेसिस हैं वो एम्प्टी स्पेसिस नहीं। जैसे कि आप एक फ्लूइड को अगर देखें तो इसके पार्टिकल्स हैं, ये देखें ये एक पार्टिकल है, तो इसके दरमियान कुछ स्पेसिस मौजूद हैं, तो हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं जब हम मैथमेटिकल मॉडल को एस्टेब्लिश करेंगे। अच्छा, अभी आगे हम अगले लेक्चर में बात करेंगे फ्लूइड बॉडी फ्लूइड पार्टिकल्स की। अभी तक इतना ही। इस लेक्चर में जो कि सारा थ्योरेटिकल पोर्शन था, तो आप भी समझ रहे होंगे कि सारा थ्योरेटिकल है, तो आप लोगों ने ये तो चीज़ आगे पेपर में नहीं आएगी, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट के लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको ये चीज़ें बताई जाएँ सारी स्टार्ट से। ठीक है, मैं वहीं से भी स्टार्ट करा सकता था जहाँ पर न्यूमेरिकल पोर्शन है, क्योंकि पेपर में तो वही चीज़ आनी है, लेकिन मेरा मकसद ये है कि आप लोगों को जो है वो इस बारे में भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि अगर एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर अगेन कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे क्विज़ के थ्रू, तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि ये कॉन्टिन्यूम हाइपोथेसिस क्या होता है, और जो पीछे हम डिस्कस करके आए कि कितनी तरह की कैटेगरीज हैं फ्लूइड के हवाले से। ठीक है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इसके लेक्चर आगे मैं अपलोड करता जाऊंगा। ये फ्लूइड मैकेनिक्स इसका चैप्टर 1 हमने स्टार्ट किया, अगेन फिर चैप्टर 2 और 3 की तरफ भी हम चलेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाओ और बेल आइकन को ज़रूर दबाना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। अगर कोई क्वेश्चन है तो पीछे कमेंट सेक्शन में नीचे पूछ लेना मुझसे, मैं आपको उसका आंसर दे दूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें।